भाई, गुड आफ्टरनून। चलो, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कल जो भी पढ़ा था, और फिर उसके आगे के जो पिलर्स हैं उस पर डिस्कशन कर लेंगे, है ना। चलो, तो मेनली मैंने कल आपको जब ये टॉपिक पढ़ाना शुरू किया था तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इन जनरल 2 मार्कर में पूछा जा सकता है, और थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन आत्मनिर्भर इंडिया या सेल्फ रिलायंट इंडिया का भी दिया था। तो आत्मनिर्भर इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 मई 2020 को लॉन्च किया था, और इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशिएंट नेशन बनाना। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इट इज़ ओनली पॉसिबल when all the states of a country or all the union territory of a country equally develop, है ना। तो जब सभी रीजन्स को हम इक्वली डेवलप करेंगे, सभी रीजन्स में इक्वली फोकस्ड करेंगे, तभी जाके इंडिया एक सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें 5 की एरियाज पे फोकस किया गया। वो 5 की एरियाज क्या थे? मेनली डिमांड, वाइब्रेंट सिस्टम, डेमोग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी। एंड दीज 5 की एरिया शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ठीक, उसके बाद फिर हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पढ़ा था। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मैंने आपको ये बताया था कि 2 मार्कर में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आपको पूछा जा सकता है। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के थ्रू 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था, और इस प्रोग्राम की जो मॉनिटरिंग है वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के थ्रू करी जाएगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मेनली आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के थ्रू मध्य प्रदेश स्टेट को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बनाना, और इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम में 4 डिफरेंट पिलर्स को इन जनरल एड्रेस किया गया। फर्स्ट वन इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज गवर्नेंस, थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी, एंड द लास्ट वन इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, है ना। मेडिकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे बात करी गई। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। क्लियर? इसके बाद हमने सबसे पहला पिलर डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में मैंने आपको बताया था कि 5 की पिलर्स आएंगे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में कौन कौन से 5 की पिलर्स थे? इन जनरल सबसे पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म के बाद अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड वाटर, उसके बाद एनर्जी, और नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था गवर्नेंस। गवर्नेंस में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ई गवर्नेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। फिर दूसरा क्या था? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था? अपग्रेडेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पॉलिसीज। उसके बाद फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में, और मेनली हमने किसके अंडर में? गवर्नेंस के अंडर में पढ़ा। गवर्नेंस के बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? हायर एंड मेडिकल एजुकेशन। तो इसके अंडर में सबसे पहले क्या आया था? स्कूल एजुकेशन, देन हायर एजुकेशन, देन टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल एजुकेशन। उसके बाद एजुकेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में क्या क्या आया था? इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इंडस्ट्रीज एंड स्किल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रेड एंड कॉमर्स। क्लियर? फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में सबसे पहले क्या आया था? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि मेनली फास्ट ट्रैकिंग एंड फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट थे। कौन कौन से? नर्मदा एक्सप्रेसवे एंड चंबल एक्सप्रेसवे। सेकंड पढ़ा था ऑटोमेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ टोल प्लाजा ऑन द बेसिस ऑफ फास्टैग। फिर थर्ड पॉइंट क्या था? 500 करोड़ रुपीस ऑफ मार्केट लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सच प्रोजेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आया था? रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो मेनली रोड की क्वालिटी और टेक्निकल इश्यूज को क्या करेगा? असिस्ट करेगा, और साथ ही साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। तो 4 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट फ्लैगशिप
प्रोजेक्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग ऑफ चंबल एक्सप्रेसवे एंड नर्मदा एक्सप्रेसवे, फिर 500 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेशन, उसके बाद ऑटोमेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ टोल प्लाजा ऑन द बेसिस ऑफ फास्टैग, और लास्ट में रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंडर में पॉइंट कौन सा था? ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंडर में हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? बफर में सफर इनिशिएटिव, जिसमें मॉनसून टूरिज्म को इन जनरल प्रमोट किया जाएगा। बफर एंड सफर इनिशिएटिव के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था? टू डेवलप अ 2 टाइगर सफारी अमंग 3 नेशनल पार्क्स। कौन कौन से? कान्हा किसली, पेंच और बांधवगढ़। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि मेनली थीम बेस्ड सर्किट डेवलप किया जाएगा, जिसमें जैन तीर्थांकर सर्किट होगा, रामायण सर्किट होगा, नर्मदा परिक्रमा सर्किट होगा और ओमकार सर्किट होगा। ठीक है, फिर इसी के बाद हमने पढ़ा था टू प्रमोट रूरल टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म एंड होम स्टेज, और साथ ही साथ 20,000 यूथ को इन जनरल उनकी स्किल्स को इन्हांस करना, जो टूरिस्ट प्लेसेस के अराउंड क्या हैं, इन जनरल हैबिटेड हैं। क्लियर? इधर तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमको डिस्कस करना है, दैट इज अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। वाटर को हम अलग से डिस्कस करेंगे, वाटर का जो की पिलर है वो अलग से दिया गया है। ठीक है, तो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग जो इन जनरल हमारा सब की पिलर है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में, इसमें 5 डिफरेंट स्ट्रेटेजी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। वो 5 डिफरेंट स्ट्रेटेजी क्या है, उस पे एक एक करके हम बात कर लेते हैं। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के लिए भी रोड मैप जो है वो कितने साल का है? रोड मैप फॉर 3 इयर्स। ठीक, अब जो 3 साल का रोड मैप है, इसको 5 स्ट्रेटेजीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहली स्ट्रेटेजी में आते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजी 1। ठीक, स्ट्रेटेजी 1 के अंडर में सबसे पहला पॉइंट है इंश्योर इंक्लूसिव एंड अर्बन ग्रो। ठीक है, क्या है? इंश्योर इंक्लूसिव एंड अर्बन ग्रो। इसमें क्या टारगेट्स रखे गए? इसमें सबसे पहला टारगेट रखा गया फूड सिक्योरिटी एंड नाइट शेल्टर। फूड सिक्योरिटी एंड नाइट शेल्टर इन जनरल किन लोगों के लिए होगा? जो वल्नरेबल हैं, पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। आपने सुना होगा रैन बसेरा वगैरह सरकार बनाती है लोकल लेवल पे। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है, फूड सिक्योरिटी एंड नाइट शेल्टर। सेकेंड वन इज लाइवलीहुड। क्लियर? तो स्ट्रेटेजी 1 के अंडर में सबसे पहला पॉइंट क्या था? मेन की पॉइंट क्या था? इंश्योर अर्बन एंड इंक्लूसिव ग्रो। इंश्योर इंक्लूसिव एंड अर्बन ग्रो, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आया? फूड सिक्योरिटी एंड नाइट शेल्टर, और दूसरा लाइवलीहुड। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पे यूथ को ट्रेंड किया जाएगा। अब ये इंक्यूबेशन सेंटर कहां कहां पे बनेंगे, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना। जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो एक तो बनेगा कहां पे? इंदौर में। और इंदौर में जो इंक्यूबेशन सेंटर की कैपेसिटी होगी, वो कैपेसिटी होगी 20,000 यूथ को ट्रेंड करने की ईयर में, 1 साल में। फिर जो दूसरा बनेगा इंक्यूबेशन सेंटर, वो कहां पे बनेगा? वो बनेगा जबलपुर और भोपाल में, जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 35,000 यूथ को ट्रेंड करने की होगी। तो पहला कहां बनेगा? इंदौर। इंदौर में कितनी कैपेसिटी है? 20,000। दूसरा कहां पे है? जबलपुर भोपाल में। इसकी कितनी कैपेसिटी है? 35,000। उसके बाद जो नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर है वो कहां पे बनेगा? तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बनेगा। 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से होंगे? तो ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना। यहां पे टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 65,000 यूथ को ट्रेंड करने की। भोपाल और जबलपुर में 35,000। उसके बाद इंदौर में 20,000। सागर, सतना, उज्जैन, ग्वालियर 65,000। तो सेकेंड पॉइंट क्या था? स्किल डेवलपमेंट एंड
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर यहां तक? ठीक। अब इसी के अंडर में ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, स्ट्रेटेजी 1 के अंडर में ही सी पॉइंट में था हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर। किसके लिए? अर्बन पुअर पॉपुलेशन के लिए। कितना? 378 हाउसेस, सॉरी 378 नहीं है वो, हाँ बेसिकली जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सभी को पता है कौन होते हैं भाई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में लोग? वो जो 10% ऑफ कैटेगरी जो इकोनॉमिकली वीक है उनकी बात हो रही है। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए मेनली 30 लाख ऑफ हाउसेस बनाए जाएंगे। ठीक है, कितनी सिटी में बनाए जाएंगे? 378 प्लस सिटीज में। अब 378 प्लस सिटीज का मतलब यहां पे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही है, 378 प्लस सिटीज का मतलब टाउन्स की बात हो रही है, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग 55 डिस्ट्रिक्ट्स में इन जनरल कवर अप होते हैं। सॉरी ये 30 लाख नहीं 3 लाख है ना? तो 3 लाख ऑफ हाउसेस कहां पे बनाए जाएंगे? 378 प्लस सिटीज में, मेनली हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर। किस कैटेगरी के लिए? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। क्लियर हुआ सभी को? तो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के अंडर में 5 स्ट्रेटेजी में पहली स्ट्रेटेजी के अंडर में कितने पॉइंट्स आएंगे? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट कौन कौन सा था? दूसरा पॉइंट स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा पॉइंट हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर। सबसे पहले पॉइंट में क्या था? इंश्योर इंक्लूसिव एंड अर्बन ग्रो में फूड सिक्योरिटी एंड नाइट शेल्टर, दूसरा लाइवलीहुड। स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंडर में सिंपल सा याद रखना है, इंक्यूबेशन सेंटर बनेंगे। सबसे पहला है इंदौर में 20,000 यूथ ट्रेनिंग के लिए, दूसरा भोपाल जबलपुर में 35,000 यूथ ट्रेनिंग के लिए, और तीसरा ग्वालियर उज्जैन सतना सागर, कितना? 65,000 यूथ के लिए। उसके बाद लास्ट क्या है? हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर। अर्बन पुअर हाउसिंग कितने लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 3 लाख हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। कितनी सिटीज में? 378 प्लस सिटीज में। इधर तक कोई डाउट किसी को? ठीक, चलो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज स्ट्रेटेजी 2। स्ट्रेटेजी 2 को भी इन जनरल 3 साल के लिए टारगेट किया गया, यानी कि स्ट्रेटेजी 2 के अंडर में जो रोड मैप था दैट हैज बीन फिक्स्ड फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जिसमें हमें 2020 से लेके 2023 तक क्या करना है? इन जनरल डेवलपमेंट करना है। तो जो स्ट्रेटेजी 2 है वो एक सिंगल पॉइंट है ना? और स्ट्रेटेजी 2 के अंडर में जनरली टारगेट रखा गया था टू इंश्योर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या टारगेट था? टू इंश्योर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे होगा एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो इसके अंडर में आ जाते हैं सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट, है ना? तो सभी सिटीज में इन जनरल क्या किया जाएगा? सीवरेज प्लांट लगाए जाएंगे, ताकि सीवरेज प्लांट के बेसिस पे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम क्या कर सकें? इंप्रूव कर सकें। ठीक है, बट इनिशियली ये कितनी सिटीज में टारगेट किया गया? इन 49 सिटीज। तो आपको क्या याद रखना है? सीवरेज ट्रीटमेंट इन 49 सिटीज। दूसरा आता है इसके अंडर में सैनिटेशन। सैनिटेशन के अंडर में 378 प्लस सिटीज को ओपन डिफेक्शन फ्री इन जनरल डिक्लेयर किया जाए, है ना? यानी कि जो 378 प्लस टाउन्स होंगे दैट टाउन शुड बी कंसीडर्ड अंडर अ स्वच्छ भारत अभियान। वो कब कंसीडर किए जाएंगे? वो कंप्लीटली क्या हो जाए? जब ओपन डिफेक्शन फ्री हो जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ जो इंदौर सिटी है, इंदौर सिटी को वाटर प्लस सिटी में कन्वर्ट करना। वाटर प्लस सिटी में मतलब क्या? कि इन जनरल जो वेस्टेज ऑफ वाटर है उसको अवॉइड करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ऐसे सच ट्रीटमेंट प्लांट्स को स्टैब्लिश करना। तो सैनिटेशन के अंडर में क्या पॉइंट था? 378 प्लस सिटीज को क्या करना है हमको? सबसे पहले ओपन डिफेक्शन फ्री डिक्लेयर करना है, और साथ ही साथ जो इंदौर है उसको वाटर प्लस सिटी में कन्वर्ट करना है। इधर तक कोई डाउट किसी को? याद हुआ?
तो इंश्योरिंग द एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें किसकी बात करी गई सबसे पहले, सीवरेज की, जिसमें 49 सिटीज को इन जनरल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू स्टैब्लिश किया जाएगा। उसके बाद सैनिटेशन, जिसमें 378 प्लस सिटीज को क्या किया जाएगा, ओपन डिफेक्शन फ्री डिक्लेयर किया जाएगा और इंदौर को वाटर प्लस सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर में जनरली जो सॉलिड वेस्ट है, जो कि कहां से निकल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, हाउसिंग से, है ना, या फिर मेडिकल फील्ड से, ऐसे सभी सॉलिड वेस्ट को क्या करना, सबसे पहले सेग्रीगेट करना। तो सेग्रीगेशन होगा और इसकी प्रोसेसिंग होगी, जिसके बेसिस पे हम कुछ प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली रिसाइकिल कर सकते हैं। तो सेग्रीगेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपने देखा होगा तो जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके थ्रू गवर्नमेंट ने कम्युनिटी टॉयलेट्स बिल्टअप किए, फिर ये जो सॉलिड वेस्ट है या जो लिक्विड वेस्ट है इसको भी सेग्रीगेट किया जाता। आपने इंदौर में देखा होगा जो सुबह सुबह कचरा गाड़ी आती है, वो उसमें क्या होता है, 2 सेक्शन होते हैं, सॉलिड वेस्ट यानी कि सूखा अलग और गीला अलग। तो वो क्या करते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है ना, खाद वगैरह बनाई जाती है, या अगर प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं तो उनको रिसाइकिल कर लिया जाता है। तो ये जो सेग्रीगेशन है और प्रोसेसिंग है ये भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर में कवर्ड अप होंगे। ठीक, इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, 4th पॉइंट, दैट इज एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अंडर में 2 पॉइंट कवर अप होते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि 5% से इन जनरल एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करना। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप अभी जब एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ोगे तब पढ़ोगे, 2015 में एयर क्वालिटी इंडेक्स को इन जनरल पब्लिश करना शुरू किया गया, जिसके बेसिस पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या ऐसी सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन मिलियन प्लस है, वहाँ पे एयर क्वालिटी को मेजर किया जाएगा कि पॉल्यूशन रेट कितना है। अगर आप इंदौर में भी देखोगे तो आपको कुछ जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स के पैरामीटर्स जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंटेटिव होते दिखेंगे। कहाँ पे, जैसे एक जो कमिश्नरेट ऑफिस है ना, यहाँ पे जब आप RNT मार्ग के आगे जाते हो, DAVV की यूनिवर्सिटी के आगे जाओगे तो जो कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पे आपको एक डिजिटल बोर्ड दिखने को मिल जाएगा जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स शो होता है। फिर अगर आप पलासिया चौराहे पे जाओगे तो वहाँ पे भी एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है जिसमें AQI पैरामीटर शो किया जाता है। तो ऐसी मिलियन प्लस सिटीज़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करना, और स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश में जितनी भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट या जितनी भी ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, मिलियन प्लस है, वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को कितने से इम्प्रूव करना, 5% से इम्प्रूव करना। साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए ई व्हीकल्स ट्रांजिट को क्या करना, प्रमोट करना। कैसी सिटीज में, जहां पे पॉपुलेशन कैसी है, मिलियन प्लस है ना, यानी ई व्हीकल के यूज को प्रमोट करना। ठीक, तो कौन कौन से पॉइंट थे इसके अंडर में, स्ट्रेटेजी 2 के अंडर में? स्ट्रेटेजी 2 के अंडर में जो हेडिंग थी दैट इज टू इंश्योर द एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें सीवरेज 49 सिटीज में, सैनिटेशन 378 प्लस सिटीज में ओपन डिफेक्शन फ्री और इंदौर को वाटर प्लस सिटी। उसके बाद फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होगा, जो वेस्ट है उसको कंप्लीटली सेग्रीगेट किया जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी। और फिर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होगा, 5% ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव करना मिलियन प्लस सिटीज में, और साथ ही साथ ई व्हीकल्स के यूज को प्रमोट करना मिलियन प्लस सिटीज में। क्लियर हुआ? चलो, तो सेकेंड हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा, ट्रैवल एंड टूरिज्म पढ़ा। 3rd पॉइंट कौन सा पढ़ रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के अंडर में कितनी स्ट्रेटेजी हैं, 5। पहली स्ट्रेटेजी कौन सी थी, टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड अर्बन ग्रो। इंश्योर इंक्लूसिव एंड अर्बन ग्रो के अंडर में क्या क्या टारगेट्स थे, फूड सिक्योरिटी एंड नाइट शेल्टर। दूसरा टारगेट लाइवलीहुड। सेकेंड पॉइंट स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या किया जाएगा, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। सबसे पहला कहां पे, इंदौर में। कितनी कैपेसिटी, 20,000। दूसरा भोपाल एंड जबलपुर, कितनी कैपेसिटी, 30,000। तीसरा ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना, कितनी कैपेसिटी, 65,000। उसके बाद फिर नेक्स्ट हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर, किनको मिलेगा, EWS को। कितनी सिटीज में, 378 प्लस सिटीज में।
टोटल यूनिट्स कितनी 3 लाख यूनिट्स। आवाज आनी चाहिए राज मेरे को, है ना? ठीक, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजी 2। स्ट्रेटेजी 2 में क्या था? टू इंश्योर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होगा? सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट, कितनी सिटीज में? 49 सिटीज में। फिर सैनिटेशन, कितनी सिटीज में? 378 प्लस सिटीज को क्या डिक्लेयर करना? ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री। इंदौर को क्या बनाना? वाटर प्लस सिटीज। उसके बाद फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फिर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में 5% प्लस AQI इन मिलियन प्लस सिटीज, और ई व्हीकल के यूज को प्रमोट करना मिलियन प्लस सिटीज में। इधर तक कोई डाउट? इधर तक क्लियर है सभी को? चलो, इसके बाद फिर आ जाते हैं हम आगे और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में आते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजी 3। स्ट्रेटेजी 3 में दिया गया है टू इंप्रूव अर्बन गवर्नेंस थ्रू फिस्कल एंड लीगल रिफॉर्म्स। जब अर्बन गवर्नेंस की बात हो रही है तो इन जनरल जो अर्बन गवर्नेंस है वो किसके थ्रू कंडक्ट किया जाता है? अर्बन गवर्नेंस मींस म्युनिसिपैलिटी और अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। रूरल गवर्नेंस मींस पंचायत सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे किसकी बात होगी? अब म्युनिसिपैलिटी की बात होगी। तो इंप्रूविंग द अर्बन गवर्नेंस थ्रू फिस्कल एंड लीगल रिफॉर्म्स। अब वो लीगल रिफॉर्म्स क्या हैं, सबसे पहले हम उस पे बात कर लेते हैं। तो लीगल रिफॉर्म्स के अंडर में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जितने भी म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट एक्ट हैं, उनमें क्या होना चाहिए? यूनिफिकेशन होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो म्युनिसिपैलिटीज लॉ हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो क्या हो? डिफरेंट हो। सो देयर शुड बी अ यूनिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी एक्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या आया? म्युनिसिपैलिटी एक्ट का यूनिफिकेशन। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? दूसरा पॉइंट है रिफॉर्म्स इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स। इसका मतलब क्या हुआ? रिफॉर्म्स इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स। हाँ हाँ, ठीक है। बिजनेस रूल्स का मतलब यहां पे ये है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपैलिटीज के काम करने का तरीका है, जो प्रोसेस है, उसमें रेगुलर बेसिस पे रिफॉर्म्स और अपडेशन होना चाहिए। दैट इज रिफॉर्म्स इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल। तो हमने यहां पे क्या पढ़ा था? फिस्कल और लीगल रिफॉर्म्स। तो लीगल रिफॉर्म्स के अंडर में कितने पॉइंट आ गए? 2 पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट? सबसे पहले यूनिफिकेशन इन म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, दूसरा रिफॉर्म्स इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके बाद फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो वो फिस्कल रिफॉर्म्स किससे एसोसिएटेड होंगे? फाइनेंस से एसोसिएटेड होंगे। क्लियर? तो जब फिस्कल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंक्रीज इन शेयर ऑफ म्युनिसिपैलिटी रेवेन्यू फ्रॉम 43% टू 60%। म्युनिसिपैलिटीज के रेवेन्यू को कितना इंक्रीज करना? 43% से 60% तक इंक्रीज करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी शेयर शुड बी लिंक्ड विथ मार्केट वैल्यू। यानी अगर आप देखो तो जो मार्केट वैल्यू है वो क्या होती जाती है? डे बाय डे या ईयर टू ईयर एक स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट में इंक्रीज होती जाती है। तो जो प्रॉपर्टी शेयर है या जो प्रॉपर्टी वैल्यू है लोकल म्युनिसिपैलिटीज में, हमारे घर की या सरकार के जमीन की, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू को किससे लिंक करना? मार्केट वैल्यू से, ताकि जब वो प्रॉपर्टी सोल्ड हो तो उसका जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो जनरेट हो सके, और जो लोकल गवर्नेंस है यानी कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटी है उसको भी एक्चुअल में जो रेट ऑफ टैक्स है वो मिल सके। तो कौन सा यहाँ पे पॉइंट लिखा रहा? प्रॉपर्टी शेयर
शुड बी लिंक्ड विथ मार्केट वैल्यू। अगर चाहो तो इसको प्रॉपर्टी टैक्स भी आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी टैक्स को क्या करना, अल्टीमेटली किससे लिंक्ड करना, मार्केट वैल्यू से लिंक्ड करना। क्लियर। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑनलाइन डिस्पोजल ऑफ ग्रीवियांसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी टैक्स। यानी प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड जो भी ग्रीवियांसेस, जो भी कंप्लेन्स होंगी, उनका किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाएगा, किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा उनको, ऑनलाइन बेसिस पे। तो फिस्कल रिफॉर्म के अंडर में 3 पॉइंट पढ़े। कौन कौन से पॉइंट? पहला पॉइंट क्या था, प्रॉपर्टी शेयर या कि म्युनिसिपैलिटीज के रेवेन्यू को इंक्रीज करना। कितना इंक्रीज करना? 43 से 60%। प्रॉपर्टी टैक्स को किससे लिंक्ड करना? मार्केट वैल्यू से लिंक करना। और प्रॉपर्टी टैक्स की कंप्लेन को किस बेसिस पे डिस्पोज करना? ऑनलाइन बेसिस पे डिस्पोज करना। क्लियर। इसके बाद एक और इसमें रिफॉर्म है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का मतलब क्या है यहां पे? ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है। इन जनरल एक ऐसा इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करना जो कि गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रोवाइज करे और सरकार के मैनेजमेंट सिस्टम को भी एफिशिएंट बनाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के तौर पे यहाँ पे क्या हो गया? ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस सिस्टम एंड मैनेजमेंट। किस तरह से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को स्टैब्लिश करके। क्लियर। तो सेकेंड स्ट्रेटेजी भी कर ली थी। स्ट्रेटेजी 3 में हमने क्या पढ़ा? इंप्रूविंग द अर्बन गवर्नेंस थ्रू फिस्कल एंड लीगल रिफॉर्म। लीगल रिफॉर्म में क्या क्या पॉइंट आए थे? सबसे पहला पॉइंट क्या था? यूनिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी एक्ट। दूसरा पॉइंट क्या था? रिफॉर्म्स इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल। फिर फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म में पहला पॉइंट क्या था कि म्युनिसिपैलिटीज के रेवेन्यू को 43% से 60% लेके जाना। दूसरा पॉइंट क्या था? प्रॉपर्टी टैक्स को मार्केट वैल्यू से लिंक्ड करना। और तीसरा पॉइंट क्या था? प्रॉपर्टी टैक्स के ग्रीवियांसेस को ऑनलाइन डिस्पोज करना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को ऑपरेशनलाइज करना या स्टैब्लिश करना। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज स्ट्रेटेजी 4। स्ट्रेटेजी 4 भी थोड़ा सा बड़ा है, बाकी स्ट्रेटेजी 5 छोटा है। स्ट्रेटेजी 5 में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी 4 में जो मेनली आपको हेडिंग दी गई है, दैट इज रिव्यूइंग और रिफॉर्म्स इन द डिलीवरी ऑफ अर्बन सर्विसेज। यानी जो अर्बन सर्विसेज डिलीवरी होगी उस सर्विसेज में इन जनरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना। क्लियर। अब इसमें भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको मिलते जुलते मिलेंगे, जो कि हमने कहां पढ़े थे? थर्ड स्ट्रेटेजी में पढ़े थे। ठीक है। तो यहां पे स्ट्रेटेजी 4 की हेडिंग है इंप्रूविंग डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विसेज। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ब्रैकेट में लिख देते हैं अर्बन। ठीक है। वो पूरी हेडिंग है इंप्रूविंग द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज फॉर द सिटीजन मेनली इन अ अर्बन एरिया। क्लियर। किस तरह की सर्विसेज? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ई गवर्नेंस। कोशिश करना कि सबसे पहले आपको सब हेडिंग याद हो जाए। सबसे पहला क्या है? ई गवर्नेंस। दूसरा क्या है? वाटर सप्लाई। एक तो तुम्हारी सबसे गंदी आदत पता क्या है कि तुम लोगों को पहले लिखना होता है, ये नहीं कि साथ साथ में याद कर लें। शीट मिलेगी ना, लिख के क्या कर लोगे? मुझे बता दो, याद होगा क्या तुमको लिख के? पहले सुन लो, देख लो, साथ में याद करते चलो। लिखना है, इसलिए मैं शीट नहीं देता हूं, क्योंकि अभी शीट दे दूंगा तो तुम अंडरलाइन करने लग जाओगे। पूरी शीट में तुम हाईलाइट कर दोगे। तुम्हारे लिए सब इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो पहला पॉइंट क्या था? ई गवर्नेंस। दूसरा पॉइंट क्या था? वाटर सप्लाई। तीसरा पॉइंट है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। क्या है तीसरा पॉइंट? स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। चौथा पॉइंट क्या है? सिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चौथा पॉइंट क्या है? सिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? सिटी इल्यूमिनेशन। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हैं। कौन कौन से हैं? पहला
ई गवर्नेंस, दूसरा वाटर सप्लाई, तीसरा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, चौथा सिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लास्ट में सिटी इल्यूमिनेशन। अब इसके अंडर में है क्या वो सुन लो। ई गवर्नेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक सिटीजन को जो भी सर्विसेज डिलीवर करी जाएगी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होगी। तो इसके अंडर का अगर याद नहीं भी होगा तो चलेगा फिलहाल में, ठीक है। ई गवर्नेंस में अंडर का याद करने की जरूरत नहीं है। तो ई गवर्नेंस में क्या है, द ऑनलाइन सर्विस टू बी डिलीवर टू ईच एंड एवरी सिटीजन, ठीक है। फिर वाटर सप्लाई में क्या है कि 100 सिटीज में इन जनरल किस तरह की सप्लाई होगी, पाइप्ड वाटर सप्लाई होगी, ठीक है। तो 100+ सिटीज में किस तरह की वाटर सप्लाई, पाइप्ड वाटर सप्लाई। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, क्या मतलब होता है ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का? स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का मतलब ये है कि जो बरसात में इन जनरल रेनी सीजन में जो बहता हुआ पानी है उसको क्या करना, कलेक्ट करना, चैनलाइज करना, स्टोर करना। किस बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो जीआईएस बेस्ड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया जाएगा। कहाँ पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में जीआईएस बेस्ड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। सिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, सिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज डेवलप करना। इंट्रा सिटी का एग्जांपल जैसे हमारे इंदौर में आई बस चल रही, सिटी बस चल रही, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिर सिटी इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स क्या करना, इंश्योर करना। एलईडी स्ट्रीट लाइट्स इन जनरल इंस्टॉल करी जाएगी। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। चाहो तो यहां पर टारगेट भी लिख लो 100 सिटीज में। कितनी सिटीज में, 100 सिटीज में। तो हमने फोर्थ स्ट्रेटेजी में क्या पढ़ा, इंप्रूविंग द डिलीवरी इन अ अर्बन एरिया फॉर अ सिटीजन। 5 पॉइंट थे, कौन कौन से पॉइंट थे, पहला ई गवर्नेंस, दूसरा वाटर सप्लाई, तीसरा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, चौथा सिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पांचवा सिटी इल्यूमिनेशन। इसी के साथ साथ स्ट्रेटेजी 5 भी यहीं पे याद कर लो। स्ट्रेटेजी 5 में है रिफॉर्म्स इन सर्विस डिलीवरी। और सर्विस डिलीवरी में जो रिफॉर्म्स होंगे वो किस बेसिस पे होंगे कि जीआईएस बेस्ड अर्बन डेवलपमेंट इंश्योर किया जाएगा। यानी अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लानिंग होगी वो किस पे बेस्ड होगी, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बेस्ड होगी। उसके बेसिस पे एरिया आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसी के बेसिस पे हाउस प्लानिंग होगी, सैनिटेशन प्लानिंग होगी, ड्रेनेज सिस्टम प्लानिंग होगी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो 5 स्ट्रेटेजी थी। पहली स्ट्रेटेजी इंश्योरिंग इंक्लूसिव एंड अर्बन ग्रो। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या थी, हाँ नहीं, दूसरी स्ट्रेटेजी क्या थी, हाँ इंश्योर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल फ्रेंडली। तीसरी स्ट्रेटेजी क्या थी, रिफॉर्म्स इन म्युनिसिपैलिटी। किस तरह के रिफॉर्म्स, इन जनरल रिफॉर्म्स इन अर्बन गवर्नेंस। किस बेसिस पे, फिस्कल और, ठीक। उसके बाद फोर्थ स्ट्रेटेजी क्या थी, इंप्रूविंग डिलीवरी ऑफ सर्विसेज फॉर द सिटीजन, ठीक है। किस बेसिस पे, इन जनरल अर्बन एरिया के बेसिस पे। और लास्ट में क्या था, रिफॉर्म्स इन सर्विस डिलीवरी, ठीक है। अब ये 5 स्ट्रेटेजी के अंडर में अलग अलग पॉइंट है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी के अंडर में पहला पॉइंट क्या था, इंश्योरिंग इंक्लूसिव एंड अर्बन ग्रो। अब स्ट्रेटेजी की सब हेडिंग याद मत रखो, डायरेक्टली जो 5 स्ट्रेटेजी के अंडर में पॉइंट्स थे सिर्फ उनको याद रखो। सबसे पहली स्ट्रेटेजी के अंडर में 3 पॉइंट थे। सबसे पहला क्या था, इंश्योरिंग इंक्लूसिव एंड अर्बन ग्रो। इसके अंडर में क्या था, फूड सिक्योरिटी एंड नाइट शेल्टर। दूसरा क्या था, लाइवलीहुड। उसके बाद फिर क्या आया, स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होगा, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। कहाँ पे, इंदौर में कैपेसिटी 20,000, भोपाल जबलपुर में 35,000, ग्वालियर उज्जैन सतना सागर 65,000। फिर हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर, कितनी सिटीज में, 378+ सिटीज में। किस सेक्शन के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। कितनी पॉपुलेशन के लिए, 3 लाख पॉपुलेशन के लिए। फिर सेकेंड स्ट्रेटेजी में हमने क्या पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात थी। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा आया, सीवरेज ट्रीटमेंट। कितनी सिटीज में, 49 सिटीज में। फिर सैनिटेशन, कितनी सिटीज में, 378+ सिटीज को ओपन डिफेक्शन फ्री डिक्लेयर करना। नहीं बोलेगा तो अगला प्री देख लेना फिर, है ना, 378+ सिटीज में। उसके बाद फिर इंदौर को क्या बनाना है,
वाटर प्लस सिटी बनाना है। फिर उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बाद एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होगा, 5% ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव किया जाएगा। कौन सी सिटीज में, मिलियन प्लस सिटीज में। और ई व्हीकल को प्रमोट किया जाएगा किस सिटीज में, मिलियन प्लस सिटीज में। फिर उसके बाद वो हमने पढ़ा था लीगल और फिस्कल रिफॉर्म। लीगल रिफॉर्म में क्या पॉइंट था, यूनिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी एक्ट। सेकेंड, रिफॉर्म्स इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स। फिर फिस्कल रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म में म्युनिसिपैलिटीज के रेवेन्यू को इंक्रीज करना, कितने परसेंट से, 43 से 60%। फिर प्रॉपर्टी टैक्स को किससे लिंक करना, मार्केट वैल्यू से लिंक करना। और प्रॉपर्टी टैक्स की कंप्लेन को किस बेसिस पे रिजॉल्व करना, ऑनलाइन बेसिस पे रिजॉल्व करना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, क्या एस्टैब्लिश करना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट एस्टैब्लिश करना। उसके बाद फिर हमने पढ़ा सर्विस डिलीवरी। सबसे पहला पॉइंट ई गवर्नेंस, दूसरा पॉइंट वाटर सप्लाई, तीसरा पॉइंट स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, चौथा पॉइंट सिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पांचवा पॉइंट सिटी इल्यूमिनेशन। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में क्या था, जीआईएस बेस्ड सर्विस डिलीवरी एंड अर्बन डेवलपमेंट। क्लियर हो गया सभी को। चलो ये 5 स्ट्रेटेजी पूरी हुई। अभी इसमें हमने क्या पढ़ा, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग पढ़ा। अभी हमने वाटर नहीं पढ़ा है। तो अब आएगा जो नेक्स्ट सेक्शन, वो होगा वाटर। वाटर को भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ड्रिंकिंग वाटर और दूसरा पॉइंट है इरिगेशन। सुन लो, बहुत आसान है, जल्दी याद हो जाएगा। लिखोगे तो फिर लिखते ही रह जाओगे। सबसे पहला ड्रिंकिंग वाटर में पॉइंट ये है कि रूरल एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी को क्या करना, इंक्रीज करना। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, इंक्रीज ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी इन रूरल एरिया। पहला पॉइंट क्लियर सभी को, ठीक है। तो गांव गांव तक क्या पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है। उसके बाद 100% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी इन निवाड़ी एंड बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। यहां पे अब याद रखना कि निवाड़ी और बुरहानपुर को क्या किया गया है, सेपरेटली टारगेट किया गया है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में मेनली 100% वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, निवाड़ी और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। पहला पॉइंट क्या था, टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल एरियाज, ठीक। उसके बाद अब इसमें आगे दिया गया है टू इंश्योर availability of drinking water through 100 piped cities। यानी 100 सिटीज को ऐसे आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पे इन जनरल हम क्या कर सकें, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज पहुंचा सकें। या इसको और आसान कर देता हूं आपके लिए, 100% इन रूरल एरियाज। इसमें टारगेट याद कर लेना, टारगेट है 2024, बाकी सब में तो 23 है। जिसमें 24 या आगे का टारगेट है वो मैं पहले याद करवा दे रहा हूं, बाकी सब में तो 23 है। तो नेक्स्ट इसमें क्या था कि बेसिकली रूरल एरियाज में 100% पाइप्ड वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। किस ईयर तक, 2024 तक, ठीक। इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 50,000 मैकेनिक्स को क्या करना, ट्रेंड करना। किसके लिए, टैप रिपेयरिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग के लिए। क्लियर, 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को। क्या क्या थे ड्रिंकिंग वाटर के अंडर में, सबसे पहला रूरल एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर करना। फर्स्ट पॉइंट को इससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी रूरल एरियाज में इंक्रीज करना। फिर दूसरा पॉइंट, रूरल एरियाज में 100% ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी 2024 तक इंश्योर करना। 100% वाटर अवेलेबिलिटी निवाड़ी और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में, और 50,000 मैकेनिक्स को ट्रेन करना। किसके लिए, टैप वाटर रिपेयर के लिए या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिपेयर के लिए। क्लियर हुआ। इसके बाद इरिगेशन की बात कर लेते हैं। इरिगेशन में 15,000 करोड़ रुपीस का लोन दिया जाएगा, है ना। और ये 15,000 करोड़ रुपीस का जो लोन है वो किसके लिए दिया जाएगा, नर्मदा बेसिन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए
ताकि जितने भी नर्मदा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट किया जा सके। तो जो नर्मदा से रिलेटेड प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रन किए जा रहे हैं, उस कंपनी का नाम क्या है? NBPCL, दैट इज नर्मदा बेसिन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसको कितना फंड अलोकेट होगा? 15,000 करोड़ का फंड अलोकेट होगा। कोई डाउट यहां तक? चलो इसके बाद अब आगे आ जाते हैं। वाटर खत्म हो गया, वाटर के बाद दो और बचे हैं, एक एनर्जी है और एक ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक है। ठीक है, तो एनर्जी में आ जाते हैं, ये फोर्थ है। जैसे ही लॉजिस्टिक हो जाएगा मैं किसी एक से पूछ लूंगा, है ना, तो लिखने से ज्यादा ध्यान याद करने में। एनर्जी के अंडर में कुछ पॉइंट बहुत ही कॉमन है, जैसे कि पहला पॉइंट, सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट इंस्टॉल होगा कहां पे? ओमकारेश्वर में। कितनी कैपेसिटी का होगा? 600 मेगावाट का होगा। पहला पॉइंट क्लियर। टू इंस्टॉल सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट इन ओमकारेश्वर विथ अ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 600 मेगावाट। उसी के साथ साथ फिर सोलर पार्क स्टैब्लिश होंगे। सोलर पार्क कहां पे स्टैब्लिश होंगे? तो इनको सुन लो, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? आगर मालवा, शाजापुर, नीमच, मुरैना एंड छतरपुर। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? आगर मालवा, शाजापुर, नीमच, मुरैना एंड छतरपुर। टोटल कैपेसिटी 4500 मेगावाट की होगी ये सोलर पार्क्स की। तो पहला पॉइंट क्या था? सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट ओमकारेश्वर 600 मेगावाट, सोलर पार्क्स 4500 मेगावाट, आगर मालवा, शाजापुर, नीमच, मुरैना, छतरपुर। उसके बाद फिर सोलर पंप्स इंस्टॉल किए जाएंगे। सोलर पंप्स की कैपेसिटी कितनी होगी टोटल? जो सोलर पंप्स इंस्टॉल किए जाएंगे उनकी कैपेसिटी भी इतनी होगी। टोटल क्वांटिटी 45,000। क्लियर? तो कितने सोलर पंप्स इंस्टॉल किए जाएंगे? 45,000 सोलर पंप्स। क्लियर हो गया एनर्जी वाला पॉइंट? एनर्जी के अंडर में इतना ही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। तो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक के अंडर में सबसे पहला पॉइंट जो आता है दैट इज एयर कार्गो हब। क्या बनाया जाएगा? एयर कार्गो हब बनाया जाएगा। किसके लिए? पेरिशेबल गुड्स के लिए। क्या होते हैं पेरिशेबल गुड्स? जल्दी खराब हो जाते हैं। एग्जाम्पल डिफाइन ऐसे करोगे जो जल्दी खराब हो जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स। और ठीक है, तो such products which are having a life cycle time period of total 3 to 4 days or maximum 5 to 6 days. Such products are called perishable products, which mainly includes dairy product और vegetable, flower और fruits. तो ऐसे particular perishable goods के लिए क्या बनाना? एयर कार्गो हब बनाना, ताकि एयर रूट के थ्रू इनको ट्रांजिट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? टू डेवलप अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब, यानी कि एक ऐसा हब क्रिएट करना जहां पे कमोडिटीज को जहां से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सके और उसको स्टोर भी किया जा सके। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू डेवलप अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर लॉजिस्टिक हब्स। लॉजिस्टिक हब्स के लिए क्या क्रिएट किया जाएगा? डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में 3 पॉइंट। पहला पॉइंट एयर कार्गो हब फॉर मेनली पेरिशेबल गुड्स। दूसरा डेवलप अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब। तीसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर लॉजिस्टिक हब। ठीक है, तो हमने 3 पढ़े। कौन कौन से? वाटर,
एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। वाटर के अंडर में दो सेक्शन थे, पहला ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा इरिगेशन। ड्रिंकिंग वाटर में क्या क्या कवर्ड अप किया हमने? सबसे पहले वाटर अवेलेबिलिटी को रूरल एरिया में इंक्रीज करना, फिर रूरल एरिया में 2024 तक 100% वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर करना। 100% वाटर अवेलेबिलिटी किस डिस्ट्रिक्ट में? निवाड़ी और बुरहानपुर में। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? 50,000 मैकेनिक्स को ट्रेंड करना, किसके लिए? टैप वाटर रिपेयर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग के लिए। फिर इरिगेशन के अंडर में क्या था? 50,000 करोड़ रुपीस फंड अलोकेट किया गया, किसके लिए? एनपीबीसीएल के लिए, नर्मदा बेसिन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है फुल फॉर्म? नर्मदा बेसिन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद एनर्जी में 3 पॉइंट। सबसे पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट, कितनी कैपेसिटी? 600 मेगावाट। कहाँ पे? ओमकारेश्वर में। फिर उसके बाद सोलर पार्क्स, कहाँ कहाँ? आगर मालवा, शाहजहाँपुर, नीमच, छतरपुर और मुरैना। कितने कैपेसिटी में? 4500 मेगावाट। सोलर पंप्स कितने? 45,000। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, सबसे पहला एयर कार्गो हब, दूसरा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और तीसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर लॉजिस्टिक हब। क्लियर हो गया? पहला पिलर खत्म। चलो डन, कर लें एक बार रीड। ठीक है, तो सबसे पहला पिलर कौन सा था? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कितने की पॉइंट्स थे इसके अंडर में? पहला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड ट्रैवल एंड टूरिज्म, थर्ड अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड वाटर, फोर्थ एनर्जी, फिफ्थ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। पहला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में क्या था? फास्ट ट्रैकिंग एंड फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। कौन कौन से प्रोजेक्ट? चंबल एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे। फिर ऑटोमेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ टोल प्लाजा, किस बेसिस पे? फास्टैग के बेसिस पे। फिर क्या था? 500 करोड़ रुपीस का लोन। उसके बाद फिर रोड असेस मैनेजमेंट सिस्टम, किसके थ्रू? एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू। ठीक। फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म में कौन कौन सा पॉइंट आएगा? पहला क्या था? बफर में सफर, दूसरा टाइगर सफारी, किस किस नेशनल पार्क में? पेंच, कान्हा, बांधवगढ़। उसके बाद फिर रूरल टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म और होम स्टे। एक और पॉइंट था थीम बेस्ड सर्किट्स, कौन कौन से? रामायण सर्किट, तीर्थांग सर्किट, नर्मदा परिक्रमा सर्किट, ओमकार सर्किट। और लास्ट में 20,000 यूथ को ट्रेंड किया जाएगा। फिर इसके बाद हमने ट्रैवल एंड टूरिज्म के बाद पढ़ा अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। 5 स्ट्रेटेजी थी। सबसे पहली स्ट्रेटेजी इंश्योर इंक्लूसिव एंड अर्बन ग्रो। इसमें क्या था? फूड सिक्योरिटी एंड नाइट शेल्टर। दूसरा लाइवलीहुड। फिर नेक्स्ट क्या था? स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या किया जाएगा? इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। सबसे पहला इंदौर में कैपेसिटी, दूसरा भोपाल जबलपुर कैपेसिटी, तीसरा उज्जैन ग्वालियर सतना सागर कैपेसिटी 65,000। उसके बाद इंश्योर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहला सीवरेज, कितनी सिटीज में? 49 सिटीज में। सैनिटेशन, कितनी सिटीज में? 378 सिटीज में। क्या किया जाएगा? ओपन डिफेक्शन फ्री। और इंदौर को वाटर प्लस सिटीज। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फिर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट 5% से एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंप्रूव करना। किस सिटीज में? मिलियन प्लस सिटीज में। उसके बाद ई व्हीकल्स को प्रमोट करना। किस सिटीज में? मिलियन प्लस सिटीज में। उसके बाद फिर गवर्नेंस सिस्टम, अर्बन गवर्नेंस सिस्टम को किस बेसिस पे चेंज किया जाएगा? फिस्कल और लीगल रिफॉर्म। लीगल रिफॉर्म में पहला पॉइंट यूनिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी एक्ट। सेकेंड पॉइंट रिफॉर्म्स इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स। उसके बाद फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म में पहला पॉइंट रेवेन्यू शेयर को म्युनिसिपैलिटी के इंक्रीज करना। कितना परसेंट? 43 से 60%। दूसरा पॉइंट प्रॉपर्टी टैक्स को किससे लिंक्ड करना?
मार्केट वैल्यू से। प्रॉपर्टी टैक्स के ग्रीवियांसेस को किस बेसिस पे डिस्पोज करना? ऑनलाइन के बेसिस पे। फिर उसके बाद सर्विस डिलीवरी सिस्टम में रिफॉर्म्स। सबसे पहला ई गवर्नेंस, दूसरा वाटर सप्लाई, तीसरा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, चौथा सिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पांचवा सिटी इल्यूमिनेशन। उसके बाद जीआईएस बेस्ड पब्लिक सर्विस और डेवलपमेंट होगा अर्बन लेवल पे। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन किस हेडिंग के अंडर में? वाटर के अंडर में। ड्रिंकिंग वाटर में पहला पॉइंट, रूरल एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना। निवाड़ी और बुरहानपुर में 100% वाटर अवेलेबिलिटी, रूरल एरियाज में 100% वाटर अवेलेबिलिटी। किस ईयर तक? 2024 तक। कितने मैकेनिक्स को ट्रेन करना? 50,000 मैकेनिक्स को ट्रेन करना। इरिगेशन के लिए कितना लोन दिया गया? 15,000 करोड़ का लोन दिया गया। किसको दिया गया? नर्मदा बेसिन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को। उसके बाद फिर एनर्जी, सबसे पहला कौन सा पावर प्लांट? सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट। कहाँ पे? ओमकारेश्वर में। कितनी कैपेसिटी? 600 मेगावाट। ठीक है। उसके बाद फिर सोलर पार्क्स, कितनी कैपेसिटी? 4500 मेगावाट्स। कहाँ कहाँ पे? आगर मालवा, नीमच, शाजापुर, मुरैना, छतरपुर। टोटल सोलर पंप्स 45,000। उसके बाद लास्ट में ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। सबसे पहला एयर कार्गो लॉजिस्टिक हब, दूसरा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और तीसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन हब। क्लियर हो गया सभी को? कल हम पढ़ेंगे गवर्नेंस और हेल्थ एंड एजुकेशन। कल गला ठीक करके आना, हर किसी की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, है ना? अगर कल किसी की मेरे को आवाज़ सुनाई नहीं दी, जैसे ये मैडम की मेरे को पहले बेंच पे सुनाई नहीं दी आवाज़ बैठे हुए, तो मैं यहाँ पहले बेंच पे तो बैठने नहीं दूंगा। ठीक है? यहाँ बुला के और रटवा के और फिर आवाज़ सुनूंगा तुम्हारी। क्लियर हुआ? तो घर जाके रट लेना और कल आना तो तैयार हो के आना। कल इतना ही, जितना अभी तक 2 दिन में पढ़ा है ना, इतना कल अकेला रटवाना है ना? तो जितनी जल्दी क्लास में याद हो जाएगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ से एक 10 या 7 मार्कर क्वेश्चन आना कंफर्म है। और इकोनॉमी में, प्रीलिम्स में, एमपी इकोनॉमी में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अभी तो बहुत ऊपर ऊपर पूछ लिया उसने, अब वो टारगेट्स पूछेगा, है ना, स्ट्रेटेजी पूछेगा। तो अगर आपको सब पिलर्स याद हैं पिलर्स के, तो वो बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो भूल जाओ फिर 1 नंबर अपना, है ना? चलो, थैंक यू, जय हिंद। ये शीट्स उठा लो, यहाँ पे रखी हैं। जितने लोग हैं उतनी ही शीट्स हैं, तो इसमें घपला मत करना।